नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का आज हम यहाँ पे ला रखे हैं 14वीं क्लास। 13 क्लास तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो 13 वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग से ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप सीधे गूगल पे सर्च कर सकते हैं jadhari-classes.in। तो सबसे ऊपर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक देखने को मिल जाएगी, आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक महत्व रही है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो किसकी भूमिका रही है सर्वाधिक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गिज्जू भाई की। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में ये आता है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था जॉन डीवी के द्वारा। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी के आधार पर अक्षम बालकों की श्रेणी में किसे रखा जाता है। जो किसी प्रकार से जो बालक डिसेबल होते हैं, चाहे वो देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते या सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे अक्षम बालकों की श्रेणी में किसे रखा जाता है। तो जो दृष्टिबाधित होते हैं उनको भी रखा जाता है, जो सही से बोल नहीं पाते हैं उनको भी, वाक्य दोष वालों के भी, और जो सही से सुन नहीं पाते हैं यानी कि श्रवण बाधित। तो यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है वर्तमान में निःशक्त बच्चों या डिसेबल चिल्ड्रन की शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन ए है सामान्य शिक्षा। देखो, जो किसी भी प्रकार से किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहे हैं, तो अगर उनको हम सामान्य एजुकेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, वो अदर चिल्ड्रन की कंपेरिजन में वो उसको कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बी है यहाँ पे विशिष्ट शिक्षा या स्पेशल एजुकेशन। अगर उनको देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में क्या हीन भावना आएगी, वो हतोत्साहित हो जाएंगे कि आखिर में मेरे में कुछ तो कमी है कि मैं सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठ पा रहा हूँ या नहीं बैठ पा रही हूँ। तो इसीलिए ऐसे बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा देनी चाहिए, समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन सही रहेगा। कि इसमें क्या है, सामान्य बच्चे हों या डिसेबल बच्चे हों, सबको एक साथ शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, ना ही वो हतोत्साहित होते हैं कि वो अपने मन में अपने को दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करते हैं। इसलिए ऑप्शन सी होगा थर्ड का यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है विशिष्ट शिक्षा में विशेष रूप से किसका ध्यान रखा जाता है। तो विशेष शिक्षा में विशेष रूप से किसका ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है बालक की रुचियों का, बिल्कुल सही है। जो स्पेशल एजुकेशन होता है उसमें क्या है, बालक की रुचियों का ध्यान भी रखा जाता है। बालक की योग्यता क्या है, इसके आधार पर बच्चे को स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है, और बालक की क्षमता क्या है इसके आधार पर भी उसे स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। इसलिए 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। ओके, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में किस प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जाती है। तो किस प्रकार के बालकों की दी जाती है यहाँ पे शिक्षा। ऑप्शन ए सामान्य क्षमता वाले बच्चों को, बिल्कुल सही है। और विशिष्ट क्षमता, जो सामान्य क्षमता वाले भी, जो स्पेशल जो चाइल्ड है उनको भी क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाता है। तो ऑप्शन सी, ए और बी यहाँ पे दोनों क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, औपचारिक शिक्षा हमको कहाँ मिलती है, स्कूल में मिलती है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का भी तो कुछ उद्देश्य होता है, तभी तो ये दी जाती है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों में शिक्षा का प्रसार करना। जिन बच्चों को या जिनको सही टाइम पे हम एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, वो स्कूल किसी कारणवश वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, ठीक है, वो औपचारिक शिक्षा अगर नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे चाइल्ड को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, अनौपचारिक शिक्षा। जैसे प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है तो उनको ही तो दी जाती है जिनको सही टाइम पे एजुकेशन नहीं मिली हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा किसी भी समय कहीं भी प्राप्त की जाती है। तो वो कौन सी शिक्षा है, तो 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वो है अनौपचारिक शिक्षा। देखो, औपचारिक शिक्षा के लिए हमको क्या है, प्रॉपर
स्कूल में जाना पड़ता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा हमको कहीं भी मिल सकती है। स्कूल के अलावा घर में हो, अपने आस पड़ोस से, हम किसी पार्क में जाते हैं, हम किसी मेले में जाते हैं, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं तो हमको क्या है, कुछ ना कुछ जो शिक्षा मिलती है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो नहीं है पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये तो शिक्षा की विशेषता है। बी है, यह केवल शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित है, ऐसा नहीं है। देखो शिक्षा हो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, है तो वो शिक्षा है, ठीक है। तो केवल ये शिक्षण संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, हमको शिक्षण संस्थाओं के बाहर भी शिक्षा प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पे 8 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी 8 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो 9 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? तो शिक्षा एक स्थिर एवं स्थायी प्रक्रिया होती है, ये यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपके अध्यापक यदि आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, आप उसे दूसरे को सौंप देंगे। देखो इसका मतलब क्या है, आप कहीं ना कहीं काम चोरी कर रहे हैं कि आपके स्टूडेंट, आपके जो टीचर है, उन्होंने अगर आपको कुछ काम दिया है तो आपको वो क्या है, सहज रूप से कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बी है, यहाँ पे आप उसके प्रति लापरवाह रहते हैं। सी है, यहाँ पे आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे पूरा करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका टीचर आपको कैसा काम देगा, आपके सामर्थ्य के अनुसार ही वो आपको कुछ काम के लिए बोलेगा, तो आपको वो क्या कर लेना चाहिए, ना कि टाल देना चाहिए या दूसरे पे सौंप देना चाहिए या लापरवाही करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी होगा 10 का करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर आपको ये सभी जो पीडीएफ है ये एक साथ चाहिए, या प्रीवियस ईयर जितने भी डीएलएड के पेपर हैं वो अगर आपको एक साथ चाहिए, तो आपको एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको सभी प्रैक्टिस सेट जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप उस बुक को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल है? तो ज्ञान हो गया, अभिवृत्ति का हो गया, कौशल होगा, ये सभी शिक्षा प्रक्रिया में सभी तत्व ये शामिल हैं। तो 11 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षण अभिरुचि या टीचिंग एप्टीट्यूड के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है, शिक्षण अभिरुचि में शिक्षण कौशल का मुख्य स्थान है, ये तो सही है। बी है, शिक्षण अभिरुचि स्थायी गुण है। सी है, समय के साथ शिक्षण अभिरुचि विकसित होती है। और डी है, यहाँ पे शिक्षण अभिरुचि के माध्यम से छात्र के भविष्य को दिशा दी जाती है। तो 12 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बी होगा, क्योंकि सी और डी और ए यहाँ पे सब सही है, लेकिन यहाँ पे सही नहीं पूछा है, ऑप्शन बी होगा 12 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो शिक्षण अभिरुचि का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है कि शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति या एटीट्यूड जांच उपयोगी होती है, तो किसके लिए उपयोगी होती है? तो 14 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो होगा किसी कार्य को करने की सफलता को इंगित करने में, ठीक है। एटीट्यूड जांच उपयोगी होती है, तो ऑप्शन सी होगा 14 का राइट आंसर। दोस्तों आप भी नोट कर लीजिएगा कि आपको इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक शिक्षक में विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है टीचिंग एटीट्यूड या शिक्षण अभिवृत्ति। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यालय में कैंटीन का उपयोग होता है, तो किसके लिए होता है? तो विद्यालय में कैंटीन का उपयोग जलपान के लिए होता है, और इसी में आ गया खाना खाना, कुछ वहाँ पे पानी पीना, जूस पीना, कुछ भी आप वहाँ पे खाना खाते हैं, वो क्या है? कैंटीन का उपयोग होता है विद्यालय में। तो 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी
होती है, तो एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो होती है अच्छी आधारिक संरचना की कमी। क्योंकि देखो, अच्छे अध्यापकों की कमी हो गया, विद्यार्थियों की लगातार कमी, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले अध्यापक आएंगे कहाँ? एक विद्यालय में ना। अगर विद्यालय ही अच्छी, उसकी संरचना है अच्छी प्रकार वो अच्छे से वो बना ही नहीं है, तो ना ही वहाँ अध्यापक टिक पाएंगे और ना ही उनके स्टूडेंट टिक पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशालाओं में शिक्षक की भूमिका छात्रों के समकक्ष कैसी होनी चाहिए? तो प्रयोगशालाओं में शिक्षक की भूमिका छात्रों के समकक्ष हमेशा निर्देशक की होनी चाहिए, क्योंकि अब प्रयोग कौन कर रहे हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन है प्रयोगकर्ता, वो कौन है? वो स्टूडेंट है, क्योंकि वो वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके जो टीचर है उनको वहाँ पे केवल और केवल निर्देश देना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ऐसा होना है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशालाओं में बालक किस प्रकार ज्ञान अर्जित करते हैं? तो 19 के आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। 19 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अन्वेषण करके। ठीक है, जब बच्चा वहाँ पे क्या है, लैब में एक्सप्लोर करेगा किसी भी टॉपिक के प्रति, जो भी वो वहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहा है उसके प्रति वो क्या करेगा, उसके लिए रिसर्च करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जितना वो रिसर्च करेगा उतना ही उसको क्या है, ज्ञान अर्जित भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? तो 20 का जो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहले 1 2 3 है, फिर उसका कोड दे रखा है। तो पहला है यहाँ पे, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, ये भी सही है। और बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए, तो यहाँ पे ये सभी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो किसके, यहाँ पे जो 21 है इसका सही आंसर क्या होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। क्योंकि देखो, जो संज्ञानात्मक विकास है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है हमारे माइंड से। अगर माइंड ही सही है तो हमारी बॉडी भी सही है। अगर हम माइंड से सही सोच लेंगे कि हमको इस भाषा का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो हम उस भाषा को जल्दी सीख लेंगे। और अगर हमारा जो इमोशन है वो कहाँ से कंट्रोल होगा? अगर हम अपने माइंड से सोचेंगे तो इमोशन, हम हंसेंगे, रोएंगे, हम कुछ भी, हमारा जो इमोशन है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, वो कहाँ से निर्माण हो रहा है, उसका सब हमारा माइंड से हो रहा है। और माइंड का संबंध किससे है? यहाँ पे कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक विकास से है। इसलिए 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यादान 2.0 को ई शिक्षण में योगदान देने के लिए शुरू किया गया है, जिसमें कौन अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के योग्य होते हैं? तो कौन होते हैं? यहाँ पे शिक्षक भी होता है, शिक्षाविद होता है और विषय विशेषज्ञ भी होता है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तो 23 का 1 है, यहाँ पे विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये बिल्कुल सही है। विकास क्या है? हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। बी है 2 है, यहाँ पे विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी सही है। और एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ये सभी 23 के राइट आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में किसी विषय वस्तु के अध्ययन के प्रति आदत डालने के लिए शिक्षण किसका पूर्ण नियोजन करता है? तो शिक्षण किसका पूर्ण नियोजन करता है? तो 24 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन बी, पाठ्य विषय का। ठीक है, क्योंकि विषय वस्तु की बात हो रही है तो यहाँ पे पाठ्य विषय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को किस प्रकार की रुचि लेकर छात्र की शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करना चाहिए? तो किस प्रकार की जो शिक्षण संबंधी समस्याओं को हल करना चाहिए? ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, व्यक्तिगत रुचि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या ICT के विभिन्न घटक कौन से होते हैं? तो ICT के विभिन्न घटक कौन से हैं? कंप्यूटर भी है, हार्डवेयर प्रौद्योगिकी ये भी है, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये भी है, और दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, यानी कि ऑप्शन डी होगा 26 का करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है शिक्षण विद्यार्थी में किसके लिए ऐसी भावना का विकास करता है जिससे छात्र प्रेरित होता है। तो कौन किससे छात्र प्रेरित होता है, तो अधिगम से। ठीक है, लर्न यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य शिक्षा एवं व्यक्तिगत संस्कृति का विकास किसका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये किसका उद्देश्य होना चाहिए, तो ये होना चाहिए शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते समय जब बच्चों को कुछ अनुमान करने एवं अप्रत्यक्ष को भी समझने का अभ्यास होता है, उनको प्रैक्टिस होती है, तो किस विधि का सहारा लिया जाता है, तो वो लिया जाता है आपका यहाँ पे स्टेटमेंट मेथड या कथन विधि का सहारा लिया जाता है। तो 29 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 30 है एक ऐसा विचार क्या कहलाता है जिसके लिए खोज एवं अभ्यास किसी विषय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। तो क्या कहलाता है, तो 30 का राइट आंसर है वो कहलाता है नवाचार। क्वेश्चन नंबर 31 है जटिल तकनीकी वाले सामग्रियों के संदर्भ में कौन सा कदम उठाना चाहिए। ऑप्शन ए है जटिल तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा अगर कोई भी जटिल काम है, जटिल तकनीकी, अगर एक टीचर होने के नाते अगर आप ही ऐसा प्रयोग नहीं करते हैं तो आपके बच्चे फिर सीख कैसे पाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत होगा। बी है पहले कृत्रिम उपयोग कर लेने चाहिए। बिल्कुल सही है, जैसे हम वो अगर हम किसी काम को करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पहले रफ पेज पे करो या पहले रफ कार्य करो तब जाके फियर करो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पहले कृत्रिम उपयोग हमको कर लेने चाहिए। तो ऑप्शन बी होगा 31 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है छात्रों को देश दुनिया की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य पहलुओं से अवगत कराने का काम करता है। तो कौन करता है, टेलीविजन यानी कि टीवी करता है। ठीक है, टीवी पे बच्चों को क्या है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, सबकी इंफॉर्मेशन बच्चों को मिल जाती है। तो 32 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण सामग्रियों में किसे विद्युत मस्तिष्क की उपमा दी जाती है। तो ये दी जाती है यहाँ पे 33 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कंप्यूटर को ही। थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो रखा है लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है शिक्षण में सहायक सामग्रियों या टीचिंग एड्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो मुख्य उद्देश्य होता है टीचिंग एड्स का कि रोचक तरीकों के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। बिल्कुल सही है, अगर हम किसी भी टॉपिक को अपने बच्चों को केवल बोल रहे हैं या श्यामपाठ पर उनको पढ़ा रहे हैं तो उनको वो समझ में नहीं आता, हो सकता है वो बोर हो जाएंगे कि एक ही चीज़ हमको बार बार दिखाई जा रही है। लेकिन अगर हम उनको किसी भी टॉपिक को विजुअली तरीके से पढ़ाते हैं तो उनको क्या है, किसी चित्र के माध्यम से, ठीक है, किसी चार्ट के माध्यम से, टीचिंग विभिन्न प्रकार के टीचिंग एड्स के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं बच्चों को क्या है, मनोरंजन भी होगा और वो क्लास में इंटरेस्ट भी लेंगे और हमारी क्लास क्या हो जाएगी, रोचक बन जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन ए भी राइट है और यहाँ पे ऑप्शन सी भी राइट होगा। पाठ्य वस्तु को समझाने में टीचिंग एड्स सहायता करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ए और सी यहाँ पे दोनों क्या है, राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है शिक्षण कार्य की प्रक्रिया नहीं होती है। तो नहीं होती है यहाँ पे पूछा है तो केवल प्रेरणात्मक नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि नियमों का पर आधारित भी होती है, सृजनात्मक भी होती है और भविष्योन्मुखी भी होती है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो केवल प्रेरणात्मक नहीं होती, इसके अलावा भी होती है। ठीक है, केवल वाला ऑप्शन हम अधिकतर गलत ही होता है क्योंकि हमको बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो केवल एक चीज से उसका विकास तो कदापि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है किस प्रकार के शिक्षण कार्य की प्रकृति में शिक्षक एवं छात्र की क्रियाओं का एक हो जाता है तथा इन सभी क्रियाओं को सभी प्रकार के कार्यों, शिक्षण विधियों एवं दशाओं का समावेश होता है। तो यहाँ पे आप 36 के ऑप्शन देख सकते हैं। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शिक्षक का व्यावसायिक गुण नहीं है। तो शिक्षक का व्यावसायिक गुण यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो निष्पक्ष व्यवहार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है। तो एक उत्तरदायी जो कारण है वो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है कि शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी।
अगर शिक्षक का जो नेतृत्व है, उसका जो काम है, अगर वो सही टाइम पे उसको नहीं करता है तो कहीं ना कहीं जो छात्र है वो क्या है, अनुशासनहीनता फैलाते हैं। और अनुशासनहीनता अगर छात्र फैलाते हैं तो इसका मतलब क्या है, विद्यालय में अनुशासनहीनता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं है? तो शिक्षण व्यवसाय की विशेषता यहाँ पे कौन से नहीं है? तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे 39 का राइट आंसर। 40 है, निम्न में से कौन शिक्षा जगत में शिक्षण के 3 स्तरों में शामिल है? तो 3 स्तरों में शामिल यहाँ पे स्मृति स्तर भी है, बोध स्तर भी है और चिंतन स्तर भी है, इसलिए ऑप्शन डी होगा 40 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस गतिविधि से बच्चे का रचनात्मक विकास या क्रिएटिव डेवलपमेंट तीव्रता से होता है? तो मौन पाठन से तो कभी नहीं होगा, अगर चुप रहेगा तो उसका तो क्रिएटिव क्या, उसका किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। बी है यहाँ पे संगीत एवं नृत्य से, तो ऑप्शन बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि क्या है, संगीत हो गया या नृत्य करता है अगर कोई भी लड़की या कोई भी लड़का, इसका मतलब क्या, अपनी क्रिएटिव माइंड से वो सोच रहा है, और अगर वो क्रिएटिव माइंड से सोच रहा है तो उसका क्रिएटिव डेवलपमेंट भी जरूर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से क्या सह पाठ्यक्रम गतिविधियों या को कैरिकुलम एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल है? तो को कैरिकुलम एक्टिविटीज के अंतर्गत यहाँ पे क्या है, ये सभी शामिल है। निबंध लेखन हो गया, खेल प्रतियोगिता हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शिक्षक केंद्रित उपागम या टीचर सेंटर्ड अप्रोच के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो कक्षा का वातावरण कठोर होना नहीं है, तो सही है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित उपागम की बात हो रही है, तो तब वहाँ पे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन तो कभी नहीं होगा, इसलिए जहाँ पे नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थी मुख्य केंद्रीय बिंदु होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस प्रकार के शैक्षिक उपागम में शिक्षक बच्चों को ध्यान में न रखकर अपने अनुसार ही शिक्षण कार्य पूर्ण करता है? तो यहाँ पे जो 44 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर या स्थैतिक उपागम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो कैसे होता है? तो 45 के आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो व्यक्तिगत निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो ऑप्शन डी होगा 45 का सही आंसर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, किशोर अवस्था में अध्येता की कैसी प्रवृत्ति होती है? किशोर अवस्था होती है आपकी 12 से लेके 18 तक, ठीक है। तो यहाँ पे किशोर अवस्था में अध्येता की कैसी प्रवृत्ति होती है? तो यहाँ पे स्वयं परीक्षण की होती है, स्वयं निरीक्षण की भी होती है और स्वयं विचार की भी होती है, तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी 46 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है, बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है, तो जो प्ले थेरेपी है इसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे बालक की आंतरिक प्रेरणाओं तथा जटिलताओं को समझने में। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है। 48 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा में कौन कौन से सामाजिक मूल्यों का विकास होता है? तो जहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात हो रही है वहाँ पे भाईचारा हो गया, दयालुता और समायोजन, यहाँ पे सभी 49 का क्या है सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। और दोस्तों आज की वीडियो का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षकों के अंदर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए ये ऑप्शन आप पढ़िए और इसका राइट आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और आपको इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।